नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेई मेंस जनवरी 2025 के रोटेशनल मोशन के सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर में यहाँ आप देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस r है और मास इसका m है। तो अब इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जी ये जो डिस्क है यहाँ पे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि सेंटर से पास हो रहा है। ओके, इससे रोटेट कर रही है और इसमें से एक r/2 रेडियस का एक सर्किल, इसमें से ये जो डिस्क का पार्ट है इसमें से ये रिमूव कर दिया गया है। और फिर पूछा गया है कि अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जो पार्ट बचा कुचा है। तो बचा कुचा पार्ट ये है, इस डिस्क का ये बचे कुचे पार्ट का, रिमेनिंग पार्ट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जरा देखिए कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिमेनिंग पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिमेनिंग पार्ट, ओके, क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ओरिजिनल डिस्क, ओके, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव्ड पार्ट, रिमूव पार्ट। आप ये यहां पे अप्रोच यूज करेंगे। तो जरा देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इस सेंटर के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द डिस्क के, तो इसका यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr² बाई 2। ओके, mr²/2 माइनस, अब जरा देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, इस रिमूव्ड पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी सेंटर के अबाउट कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, रिमूव्ड पार्ट का मास अभी हम m डैश देख लेते हैं, m डैश मान लेते हैं। तो जरा देखिए m डैश, ओके, m डैश, बट देखिए जरा इसके अबाउट हमें निकालना है, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m डैश, r/2² अपॉन 2। ओके, और जरा इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो जरा देखिए पैरेलल एक्सिस, क्योंकि इसके अबाउट निकालना है तो फॉर्मूला होता है ना पैरेलल एक्सिस का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ICOM प्लस MA²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टर्म है। अब प्लस करेंगे m डैश, और कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये है r/2, r/2, और आप इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब जरा देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब बस इसमें कैलकुलेशन ही बची है। अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा mr²/2 माइनस मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट कैसे निकालेंगे? हम जैसा कि जानते हैं टोटल डिस्क का मास m है, ओके, और ये मास इस एरिया के लिए है। तो इतने एरिया के लिए कितना मास आएगा? तो इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? πr²/2। सो r/2 का स्क्वायर करने पे ये नीचे 4 हो जाएगा। तो ये टोटल आ गया m डैश। अब नीचे बची कुची ये है ना r² अपॉन ये वाला 2 का यहाँ पे 4 बनेगा, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 चल रहा है, इसे आप यहाँ लिख दीजिए। कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। अब जरा देखिए सेम वही रिमेनिंग पार्ट, ये जो रिमूव पार्ट का मास है कैसे लिखेंगे? m मास टोटल डिस्क के लिए, यूनिट एरिया के लिए ये मास हो जाएगा, रिमूव पार्ट का एरिया ये है πr²। यहाँ पे रेडियस ऑफ रिमूव पार्ट इज r/2, सो दिस विल बी लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे आप ये वाली टर्म लिखेंगे r²/4। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब जरा देखिए
जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि एम आर स्क्र बाई टू माइनस, अब जरा देखिए पाई आर स्क्र कैंसिल्ड. ओके, सो एम, this will be r square upon 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, प्लस करेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा. अब जरा देखिए ये एम अपॉन कितना हो जाएगा 16 और दिस इज द आर स्क्वायर. प्यारे बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस, अब जरा देखिए this LCM if you take that will be 32, so this will be mr square plus 2mr square. so प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे ये आ गया mr square by 2 minus 3mr square by 32. प्यारे बच्चों you solve it, you take again 32 LCM, so this will be 16mr square minus 3mr square. This is 13 upon 32 mr square. This will be the answer. So option 4 is the correct answer. Okay. So now let's go for the next question. Question 2 में दे रखा है, जरा देखिए क्वेश्चन 2 में दे रखा है कि position of two particle or two particles masses are given, both are of 1 kg 1 kg, particle A and particle B. Okay, and the position vector of both masses are also given. Okay, तो जरा देख लीजिए पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है. यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर ए इक्वल्स टू अल्फा 1 टी स्क्वायर आई कैप प्लस अल्फा 2 टी, ओके, टी जे कैप प्लस अल्फा 3 टी के कैप. ओके, एंड पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 2 का भी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है. ओके, और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर भी आइडिया हो जाएगा. सो एट t1 टाइम, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ओ वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है और बता रखा है कि va एंड vb बोथ आर ऑर्थोगोनल, 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों वेलोसिटीज के बीच में. t1 टाइम पर पूछा है, t टाइम पर पूछा है, t टाइम मींस 1 सेकेंड, एट 1 सेकेंड पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. लो जी, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी. बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, सो स्टे विद मी. जरा देखते हैं. तो यहाँ पे पहले तो बोल रहे हैं वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पहले वेलोसिटी तो फाइंड करें. चलिए जी वेलोसिटी फाइंड करते हैं. वी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, टू अल्फा 1 टी आई कैप, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे, अल्फा 2 जे कैप अल्फा 3 के कैप. ओके, इस तरीके से हमने इसकी वेलोसिटीज निकाल ली. अब वो पूछ रहा है वेलोसिटीज किस टाइम पे बराबर है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे. तो जरा देखिए ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटीज क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी विल बी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. सो पुट कर दीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 पुट करिए. सो 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जे कैप अल्फा 3 के कैप. और अल्फा 1 यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है. सो 1 यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आई कैप भी लिख लेंगे. सो अल्फा 1 यहाँ पे 1 दे रखा है तो 2 आई कैप प्लस अल्फा 2 यहाँ पे 3 एन दे रखा है, अल्फा 3 यहाँ पे 2 दे रखा है. लो जी, ये वेलोसिटी ऑफ ए, जरा इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लीजिए लगे हाथ. मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4. ओके, नाउ अब आ जाइए जरा, अब आ जाइए जरा वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर बी, पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है बीटा 1
टी आई कैप, ये रखा है बीटा 2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस बीटा 3 टी के कैप। वेलोसिटी बताइए जी जरा इसकी। वेलोसिटी हो जाएगी बीटा 1 आई कैप 2 बीटा 2 जे कैप प्लस बीटा 3 के कैप। अब इस वेलोसिटी को बताइए 1 सेकेंड टाइम पर। ओके, सो यहां पे टी ये भूल रहे हैं, चलो तो बीटा 1 भी डाल दीजिए लगे हाथ। बीटा 1 कितना है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, सो 2 आई कैप प्लस 2 बीटा 2 कितना है -1, सो बीटा 2 यहाँ पे -1 है जी, सो माइनस बीटा 2 1 हो गया, टी यहाँ पे 1 हो जाएगा जे कैप। बीटा 3 जरा देखिए, बीटा 3 यहाँ पे रखा है 4p, सो 4p के कैप। इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर बी भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए आगे हम इसको किस तरीके से देखते हैं। अब इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन में कि ये जो VB का मैग्नीट्यूड है वो VA के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अब जरा इनकी कंडीशन को फॉलो कराइए। मैग्नीट्यूड ऑफ VB यहां पर हो जाएगा √4 प्लस 16p स्क्वायर, और ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं। बराबर होने पे देखिए जरा, बराबर होने पे ये √ और √ यहां से कट जाएंगे। कटने के बाद अब क्या बचेगा 4 प्लस 9n स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 16p स्क्वायर। 4 यहां से ये वाले कैंसिल हो गए। अब क्या आ गया जी, अब यहां पे आया, यहां पे बनेगा 9n स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर। अब इसका हम यूज करेंगे, ओके, अब इसका हम यूज करेंगे बाद में। अब जरा देखिए, अब यहां पे ये भी बोल रखा है कि ये ऑर्थोगोनल है, VA एंड VB ये क्या है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे एंगल पे है ये दोनों। सो VA एंड VB जब दो वेक्टर VA एंड VB जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, क्योंकि cos 90 आ जाता है वहां पे, तो 0 आ जाएगा। तो अब जरा दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो VA, ये देखिए जरा VA है यहां से और यहां से VB है, ओके। तो VA एंड VB, सो 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप। यहां से अब जरा देखिए VB 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप इक्वल टू 0, ओके। मैं यहां से पार्ट्स बना देता हूं इस तरीके से, ओके। अब जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से सॉल्व करने पर i से i का मल्टीप्लाई, ओके, j से j का मल्टीप्लाई, सो -6n, और k से k का मल्टीप्लाई प्लस 8p विल बी इक्वल टू 0। सो प्यारे बच्चों, अगर यहां से आप p की वैल्यू लेते हैं 16p स्क्वायर इक्वल टू, ओके, तो अगर यहां से आप p की वैल्यू लेते हैं, सो p की वैल्यू लीजिए 9n स्क्वायर अपॉन 60 इक्वल टू p स्क्वायर। सो प्यारे बच्चों p विल हैव टू वैल्यूज, प्लस 3/4n, another value will be -3/4n, ओके। अब जरा इसको पुट करके देखिए इसमें, इस इक्वेशन में मैं इसको z नाम दे रहा हूं, पुट इन z। अच्छा, z में पुट करेंगे तो n और p की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब जरा p की ये वाली वैल्यू पुट करके देखिए, ओके, पुट करके देखिए। सो 4 - 6n प्लस 8 इंटू दिस आ रहा है 3/4n, सो 4 2 जा 8 0, सो इससे कोई बात नहीं बन रही। सो 4 - 6n प्लस 6n इक्वल टू 0, इससे कोई बात नहीं बन रही। सो प्यारे बच्चों
दिस विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ पी। नाउ अब जरा इसको ट्राई करिए, इससे कोई बात बन रही है क्या? तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो देखिए जरा, इसको पुट करिए। ओके, पुट इट। सो p की वैल्यू ये तो नहीं हुई, अब यहां पे पुट करिए 4 माइनस 6n प्लस 8 इंटू पी की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3/4n। सो 4 टू ज़ा 8, सो 4 माइनस 6n, ये जीरो चल ही रहा है, इक्वल टू 0। सो 12n इक्वल टू 4। सो प्यारे बच्चों n यहाँ पे कितना आ गया, n इक्वल टू 1/3। सो p की वैल्यू हम ये, क्योंकि इससे ये यहाँ पे मानेंगे, ये वाली ये कंसीडर नहीं करेंगे। सो p की वैल्यू यहाँ से बनी -3/4n। इस तरीके से वी फाउंडेड द वैल्यू ऑफ n एंड p दैट विल बी यूज्ड लेटर। ओके, नाउ आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे कि हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम, ओके, पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी। ओके, सो अब यहां से किस तरीके से सॉल्व होगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, और ये एंगुलर मोमेंटम पूछा है ऑफ पार्टिकल ए रिलेटिव टू बी। सो ये पोजीशन लेंगे ऑफ पार्टिकल ए रिलेटिव टू बी। ओके, और यहां पे ये वेलोसिटी हो जाएगी ऑफ ए पार्टिकल। ओके, सो जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें मिलेगी। तो एम मास तो हम स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं कि एम मास तो 1 ही होगा जी। ओके, 1 ही होगा। सो एंगुलर मोमेंटम यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो मैं जरा ले रहा हूं डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, डिटर्मिनेंट मेथड में ले रहा हूं, लीजिए डिटर्मिनेंट मेथड। सो ये हो गया I, ये हो गया J, और ये हो गया K। बट मैं आपको बता दूं आर ए बी कितना होगा, आर ए बी। सो ये होगा आर ए माइनस आर बी। थोड़ा कैलकुलेशन में लंबा जा सकता है, पर क्वेश्चन बहुत आसान है, अप्रोच क्लियर है यहाँ पे। तो जरा देखिए आर ए माइनस आर बी क्या होगा, तो इसमें से आर ए में से ये आर बी को घटाना पड़ेगा। सो पर टाइम यहाँ पे ये किस टाइम पे पूछ रहा है, ये t इक्वल टू 1 पे, तो जहां जहां पे टाइम आ रहा है वहां वहां पे तो 1 होगा ही, तो टाइम की आपको टेंशन नहीं लेनी। तो जरा देखिए आर दिस माइनस दिस, डायरेक्टली आप आर ए माइनस आर बी को घटाइए। ओके, सो आर ए माइनस आर बी को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा, आर ए माइनस आर बी को आप घटाएंगे, जरा देखिए अल्फा 1 माइनस बीटा 1। ओके, अल्फा 1 माइनस बीटा 1। सो ये आर ए माइनस आर बी बना, यहां से भी देख सकते हो आप, आर ए माइनस आर बी, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 ना। इसमें से देखेंगे जरा अल्फा 2 माइनस बीटा 2, अल्फा 3 माइनस बीटा 3। ओके, जरा आओ, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 आई कैप प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 माइनस बीटा 3 के कैप, इस तरीके से। ओके, सो अब जरा देखिए अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कितना रहेगा, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 आया यहाँ पे, अल्फा कितना है 1, और माइनस बीटा 1 कितना है 2, तो ये -1 हो गया ना, अल्फा 1 माइनस बीटा 1। ओके, मैं जरा इसे मिटा लेता हूं इधर से, कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा लंबा है, वरना क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो बहुत ही आसान है। सो अल्फा 1 माइनस बीटा 1, सो 1 माइनस 2 विल बी -1। ओके, सो -1, सो डायरेक्टली यू राइट माइनस आई कैप प्लस, अब ये अल्फा 2 माइनस बीटा 2 कितना हो रहा है, अल्फा 2 माइनस बीटा 2, अगर आप देखोगे यहां से हो रहा है अल्फा 2 और बीटा 2 -1। ओके, दिस विल बी 3n माइनस -1, सो 3n प्लस 1 हो जाएगा ये, 3n प्लस 1 हो जाएगा ये। सो यहाँ पे जरा देखिए 3n प्लस 1, ये हो गया जे कैप।
ओके, अल्फा 3 माइनस बीटा 3 कितना होगा? अल्फा 3 माइनस बीटा 3, अल्फा 3 माइनस बीटा 3, ये अल्फा 3 है और बीटा 3 है ये वाला। सो 2 माइनस 4p, सो 2 माइनस 4p यहाँ पे करेंगे, सो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4p। प्यारे बच्चों, ये आ रहा है आपका के कैप। ओके, यहाँ पे ये बनेगा के कैप। आई होप ये स्क्रीन में आ रहा होगा। ओके, सो आई कैप माइनस आई कैप प्लस एन की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, एन आप 1/3 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, सो ये 2j कैप हो जाएगा, प्लस 2 माइनस, अगर आप 2 माइनस 4 इंटू पी की वैल्यू -3/4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा पी की वैल्यू? ओके, सो यहां से पी की वैल्यू जरा देखिए, -3/4 इंटू एन कितना है? 1/3। सो जरा देखिए, -1/4 हो रहा है। ओके, -1/4। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच जरूर हुआ है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करिए 1/3, सो इस तरीके से -1/4 यहाँ पे ये आपका बनेगा। सो आपको p की वैल्यू -1/4 डायरेक्टली रख देनी है, तो मैं एक बार यहाँ पे p की वैल्यू -1/4 रख देता हूँ, p की वैल्यू -1/4। ओके, -1/4। ओके, सो आइए जरा p की वैल्यू -1/4 डायरेक्ट यहाँ पे रखी जाएगी, -1/4। ओके, सो -1/4 यहाँ से p की वैल्यू आपने रखी, सो दिस इज k कैप, यहाँ से ओके 2 माइनस लाइक दिस। ओके, सो ये बनेगा आपका -i कैप प्लस 2j कैप, 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस ये वाले प्लस, सो ये होगा 3k कैप। ओके, ये होगा आपका 3k कैप। तो आपने ये बता दिया यहाँ पे कि आर ए बी कितना होगा। ओके, आर ए बी कितना होगा। ओके, सो प्यारे बच्चों, आर ए बी आपको डायरेक्टली पता चल गया, मतलब ये पता चल गया आपको, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये 1 है। अब तो वो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे, अब देखिए जरा, अब मैं ए बी के कंपोनेंट्स लिखता हूँ, आर ए बी के कंपोनेंट्स, आर ए बी के कंपोनेंट्स लिखूंगा तो किस तरीके से, -1 हियर, 2 हियर और 3 हियर। ओके, इसके कंपोनेंट मैंने लिख लिए। ओके, अब यहाँ पे वी ए के कंपोनेंट लिखने होंगे, सो वी ए देखना जरा कहाँ है, ये रहा वी ए, ये रहा वी ए, वी ए के कंपोनेंट हैं ये वाले कंपोनेंट, सो ये तो 2, ओके, आई कैप प्लस 3, और एन यहाँ पे हम निकाल चुके हैं ना, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आ रही है? सो एन की वैल्यू 1/3। ओके, सो एन की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे यहाँ पे, जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो इसके एलिमेंट्स होंगे 2 1 2, सो मैं यहाँ पे इसके एलिमेंट लिख देता हूँ वी ए के, 2 1 2। अब इसको बहुत ही आसान है सॉल्व करना, अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब जरा ओके, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, L इक्वल्स टू आई ब्रैकेट विल बी 4 माइनस 3 माइनस जे कैप में क्या आ जाएगा, -2 -6 प्लस के कैप, यहाँ पे इसमें कितना आ जाएगा, -1 -4। ओके, अब जरा इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, L will be equals to this I cap प्लस 8j कैप -5k कैप। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए,
तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 5 स्क्वायर. So this will become 1 plus 64 plus 25. So after adding this you will get 90. So it is said that in place of this what is coming, 90. Okay, this L what is coming, 90. So 90 will be the answer. So you check what the answer is coming here. What the answer is coming here, this 90. Okay, this will be the correct answer. In this question 3, the torque due to force is given on a particle whose position vector. Okay, force is given and position vector is given. So we have to find torque. So torque will be R cross F. Okay, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. Okay, R cross F. So directly आप इसे सॉल्व करेंगे. You take I, J and K. R, the elements of R are what? 1 1 1 1 1 1. Elements of this force is what? 2 1 1. Okay, so 1. So लीजिए, you solve it. I, in bracket of I what will come? In bracket of I you will cross this and this. So you will get I minus 1 minus 1 minus J. In bracket of J you will do what? This and this. So 1 minus 2. In bracket of K what you will do? In bracket of K you will do this and this. So bracket of K will be 1 minus 2. So प्यारे बच्चों, answer will be 0 I cap minus J minus 1 plus minus 1 K cap. So this will be J cap minus K cap. That will be the answer. J cap minus K cap. Okay, this will be the answer. अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ एम मास एंड रेडियस आर इज अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग. इंक्लाइन प्लेन पे ये रोल करेगा जिसकी लेंथ एल है. ओके, जिसकी लेंथ क्या है, एल है. अच्छा जी, तो 30 डिग्री का है एंगल, उस पर इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं पहले 30 डिग्री का. लो जी, 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन बना लिया. ओके, 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन. अब जरा ये इंक्लाइन प्लेन अगर ऐसे बनाएंगे, ये 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन. अच्छा जी, अब जरा देखिए 30 डिग्री का ये इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा एंगल है. ओके, इसकी लेंथ एल है, ये कह रहा है इसमें. ओके, इंक्लाइन प्लेन लेंथ. सो दिस विल बी व्हाट, एल साइन थीटा. ये कह रहा है कि जब एम मास का जो स्फीयर यहां से रोल करेगा, लो जी एम मास का स्फीयर रोल कराइए, तो ये स्फीयर है एम मास का. एम मास का स्फीयर रोल कराइए, तो रोल करेगा ऐसे करके, रोटेट होगा ये. तो रोल करते करते ये यहाँ पे पहुंचेगा. ओके, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगी. ओके, तो अब ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम इज v1. तो इसकी स्पीड है v1. ओके, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45. सो यहाँ पे 30 डिग्री है केस फर्स्ट में, और केस सेकंड में ये 45 हो जाएगा. ओके, केस सेकंड में 45 हो जाएगा. सो देन न्यू स्पीड इज एट बॉटम इज b2. सो न्यू स्पीड विल बी v2. सो रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ पे v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर का. तो जरा देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे इस लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh. h मीन्स हाइट, और हाइट इज गिवन हियर L sin theta. So L sin theta. This potential energy at this place, at this level, will convert it into the
काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के केस में दो होती हैं, एक तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी और एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी लाइक दिस एंड हाफ एम वी स्क्वायर, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। जरा देखिए, सो ये हो गया एम जी एल साइन थीटा हाफ, और ये है स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये ओमेगा हम भूल रहे हैं, अभी ओमेगा और लिख लेते हैं। ओके, ओमेगा लिखिए, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सो ये बना एम वी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस विल बी 7/10 एम वी स्क्वायर। दिस इज एम जी एल साइन थीटा। सो प्यारे बच्चों, यहां से आपको समझ आ रही है कि इसको अगर कांस्टेंट रख रहे हैं, बोला है क्वेश्चन में एल इज कांस्टेंट, सो एल इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। ओके, सो V1 और V2 का अगर निकालेंगे तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और थीटा 1 इज 30 डिग्री। ओके, तो सेकंड केस का थीटा 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री, जरा मैं यहां पर लिख देता हूं 45 डिग्री होगा। ओके, 45 डिग्री हो जाएगा ये। सो 1/2 और 1/√2, यहां से ये √2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, सो ये आ जाएगा 1/√2। सो दिस विल बी द आंसर। प्यारे बच्चों, यहां से आपकी वीडियो नेक्स्ट डे शूट हो रही है, तो चलिए जरा देखते हैं इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कुलर डिस्क है और इसकी जिसकी रेडियस दे रखी है 20 और इसमें एक सर्कुलर होल किया जाता है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, और ये जो होल किया जाता है वो इस टाइप से किया जाता है कि इसका एक एज है ना, वो डिस्क के एज से टच करता है। तो जरा देखिए, कंडीशन कुछ ऐसी रही है कि ये एक सर्कुलर डिस्क है। ओके, ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये इसका सेंटर है, और हम यहां पे बना रहे हैं एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल, और ये टच कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो जरा देखिए, इस तरीके से ये टच करेगा 5 सेंटीमीटर सर्कुलर यहां से। अब यहां से ये पार्ट जब रिमूव किया गया तो बचा कुचा पार्ट ये है। ओके, बचा कुचा पार्ट ये है सर्कुलर डिस्क का, इसको रिमूव कर दिया गया। तो अब कह रहा है कि इस जब रिमूव करने पे जो पार्ट बचा है उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो जरा देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। लो जी, पहला जब ये रिमूव नहीं किया गया था तब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे हुआ करता था। ओके, मैं इसको अभी कह देता हूं एज ए एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग हियर। ओके, टोटल मास जब ये हटाया नहीं गया था सर्कुलर पार्ट, तब यहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ करता था। अब ये जो पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। ओके, इस पार्ट का, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स अगर आप बताएंगे तो यहां इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि इसका रेडियस है पूरा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ओके, अब इसमें से जब ये वाला 5 गया यहां से यहां तक का, तो यहां तक जो बचा वो 15 बचा। सो 15,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जरा चेक करिए, अब कॉन्सेप्ट ये है कि रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सो m x1 माइनस m डैश x2 अपॉन m माइनस m डैश। ओके, सो m डैश वो पार्ट है जो यहां से रिमूव किया गया है।
तो प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर रेडियस, जो रेडियस है ये जो इतना एरिया है इसका मास है m। ओके, तो जरा देखिए ये x1 तो यहां से, ये वाला x1 तो यहां से 0 हो रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये रिमेनिंग पार्ट का मास क्या है, टोटल मास m है। टोटल मास m कितने एरिया का, इतने एरिया का मास। ओके, इतने एरिया का इतना मास, तो दिस इज द मास पर यूनिट एरिया। तो जी इतने एरिया का मास क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और x2 यहां पे ये 15 दे रखा है। अब जरा सेम नीचे आ जाइए, अब ये मास टोटल है, इसमें से इतने मास को घटा दीजिए, ये जो मास है ना ये वाला, इतने मास को घटा दीजिए, लीजिए घटाइए, m अपॉन ये पाई से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा ना, जरा देखिए कैंसिलेशन, दिस कैंसिल, और 5 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा पर स्क्वायर बना रहेगा ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे में डायरेक्टली आप यहां पे लिख देता हूं 4 स्क्वायर, स्क्वायर बना रहेगा। अब इतना आ गया, अब जरा देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो -5 अपॉन 4 स्क्वायर, दिस इज 15 अपॉन, यहां से m कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना बनेगा 15 अपॉन 16, तो m से m कैंसिल किया, सो -15 अपॉन 16 अपॉन 15 अपॉन 16, जी ये -1 आंसर आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका ये जो सेंटर ऑफ मास है यहां से इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा होगा यहां पे कहीं, तो इस तरीके से x इक्वल टू -1 यहां पे आंसर आ गया। सो लेफ्ट साइड में तो ये कह रहा है कितनी दूर यहां से रेजिडुअल रिमेनिंग डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी दूर होगा ओरिजिन से, तो लो जी इधर से इस साइड में 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर, कितना होगा 1 सेंटीमीटर दूर होगा। दिस वॉज द सॉल्यूशन। Next question is sixth question. In this question, it is given there is a circular disc of radius r and m mass, and it is rotating about okay perpendicular to the disc. Okay, it external torque is applied to the disc such that external torque is applied such that its angle is the function of time, that is 5t square minus 8t. Okay, so प्यारे बच्चों, it is asking about the instantaneous power when time equals to t second, 2 second. So power formula is what, p equals to f into v, this is the linear case, but in case of rotational, power will be in place of f tau will come, and in place of velocity omega will come. This formula we have to use. So for this we require tau. So प्यारे बच्चों, tau P equals to tau omega, tau equals to I alpha omega, I equals to mr square by 2. Alpha we have to find at what time, 2 second. So omega will be 10t minus 8. You differentiated it, differentiate with respect to time. So omega at t equals to 2 second will be what, 20 minus 8 will be 12. Okay, alpha, so this is the omega alpha, alpha will be d omega upon dt. So when d omega upon dt, so this will be what, 10. So alpha came here 10 and omega is 12, both are at 2 seconds. So प्यारे बच्चों 2 5s are 10, so this will come 60 mr square, option 1. This is the answer. This is a very good question. In this question one thing is given, that is, you listen carefully, mass given m, it is projected from origin in xy plane at angle 45. Okay, initial velocity is also given v0, magnitude and direction of angular momentum is asked. Okay, when it reaches at maximum height, so this is the object. Okay, it is thrown upside with v0 velocity at 45 angle, so definitely v0 cos 45, so v0
cos 45. This will be the horizontal velocity, v naught upon under root 2. Similarly, vertical velocity will also be same. Okay, when it reaches at maximum height, this is the maximum height. Okay, maximum height, only this velocity remained, or this velocity will be equals to this horizontal component will never change. So that's why v naught upon under root 2, because there is no vertical velocity, here. Okay, so it is asking about the angular momentum. So angular momentum is what? Perpendicular distance into momentum. So प्यारे बच्चों, perpendicular distance, you see this velocity is going this side. So from this you take this as this direction is the velocity direction. So this will be the perpendicular distance. So perpendicular distance will be equal to h max. So h max will be what? V naught square sine square 45 upon 2g into this momentum. This momentum will be what? Mass into velocity. Velocity at horizontal, how much? This much. So v naught upon under root 2. So at this highest point, we have to find angular momentum. So highest point velocity I have taken. So this will be what? Here this sine square 45. This sine square 45, this v naught square, sine square 45 means 1 by 2, or this to 4 under root 2. This is the z. Okay, this mv square. So v mv. So प्यारे बच्चों, m is already, or this v is q. How much will come? V will be cube here. Okay, so first of all, this is the magnitude of this. Okay, but what will be the direction of this? Direction will be, प्यारे बच्चों, direction how we will find? Direction is founded by r cross p. This is the formula of angular momentum. Okay, so along the r you stretch the fingers. These are the fingers. Okay, and you curl towards the p. So thumb will represent the direction of L. So along the r. So प्यारे बच्चों, this is the distance. This is the r vector. Okay, r vector, or this is the p. So I hope when you curl the fingers this side, your thumb will go inward. Inward means minus z. So minus negative z is where? This or this, anyone may be the answer. So this is negative z. So obviously this will be the correct answer. Okay, this will be the correct answer here. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है? In this question, a uniform solid cylinder. So this one is solid cylinder. Its mass is m, radius is r, rolls on an inclined plane, rough plane. So this is the rough plane. Okay, and inclination is 45. Okay, this is given, and it rolls from rest. Okay, linear acceleration of the cylinder. Okay, so acceleration formula is g sine theta upon 1 plus k square upon r square. So प्यारे बच्चों, k is radius of gyration. Okay, so how you will find this radius of gyration? Radius of gyration will be found by one formula. You write mk square equals to moment of inertia. A moment of inertia of a solid cylinder is mr square about this axis. Okay, so mk square. So finally k will be what? Here k will be equals to r upon under root 2. Okay, k will be here what? R upon under root 2. So k you will use here. So this is the g sine 45 upon 1 plus k means k square means r square upon 2
this one also r square cancelled. So this is g upon under root 2 because sine 45 is 1 upon under root 2. So this will be 3 by 2. So 2 will go up. So 2g upon, so one more thing, this will be this under root 2 times. So under root 2 will go up. So under root 2 upon 3. This will be the answer. Okay. So correct option is 3. Here next question we see. Next question, this is about solid sphere that is rolling without slipping on horizontal plane. The ratio of linear kinetic energy. Linear kinetic energy. Okay. Ratio of the center of mass of the sphere and rotational kinetic energy. Okay. It means it is talking about translational kinetic energy upon rotational kinetic energy. So translational kinetic energy formula is simply half m v square. Okay, but translational kinetic energy formula is half I omega square. So half mv square upon half. This is the moment of inertia. Moment of inertia of solid sphere. Solid sphere moment of inertia is 2 upon 5 mr square into omega. Omega equals to v square upon r square. So this r square is cancelling from here. This m is cancelling from here. This v square is cancelling from here. So this will be 1 upon 2 upon 2 upon 10. So 10 will go up and this 2. So 10 upon 4. Okay. 5 by 2. Okay. So 2.5 is the answer ratio. Otherwise write directly 5 upon 2 ratio it is asking. Okay. So this is the answer. Answer will be correct option 2. प्यारे बच्चों, let's see the next question. In the next question it is given, is solid sphere a hollow sphere? So this is the solid sphere and this is hollow sphere. Same mass, same radius. Same mass, same radius. Rolled on an inclined plane. So this inclined plane and this inclined plane, both are same. Let the time taken to reach the bottom by solid sphere and hollow sphere T1, T2. So this solid is coming in T1 time and hollow is also coming down T2 time. Okay. So we have to find which option will be correct. So first of all, if I talk about the acceleration. So acceleration is g sine theta upon 1 plus k square upon r square. Okay, we will check the acceleration, in which case acceleration is more. So this is the case first, you check acceleration. Case second, you check acceleration. Acceleration will be like radius of gyration first we check. Okay, radius of gyration will be, in case of solid sphere, mk square will be moment of inertia. So mk square moment of inertia of the solid sphere, this will be 2 upon 5 mr square. So m cancelled, so k will come 2 upon 5r. This is the moment radius of gyration. But in this case of hollow sphere, radius of gyration will be what? Equal to moment of inertia, or moment of inertia is 2 upon 3 in case of hollow. So this will be mk square, get cancelled. So k will be under root 2 upon 3r. Okay. So प्यारे बच्चों, now we check the acceleration. Acceleration here will be g sine theta upon. So obviously if you check, this is the case 1 or this is the case 2, radius of gyration. Okay, so radius of gyration, because this term you will check this. So k1 will be less than k2. Acceleration will be 1 plus k square upon r square, like this. This is the formula of A. So now you check here. Here you will see acceleration. If k1, if this radius of gyration is more in case of 2, more k, less acceleration. Okay,
k is more, acceleration will be less. So that's why acceleration will be less than this acceleration. Okay, so more acceleration. If acceleration is more in this case, so definitely this sphere will come faster. Faster means this time will be less and this time will be more. So which option is correct here? We will check. So correct option is T1 is less than T2. Option 1 is the correct option. That is the answer. Okay. Next question is 11th, and in this question, string length is L. This string length is L given, and one end okay, carries a mass of M. So this is having M mass. Okay, how much mass it is having? M, capital M mass it is having, and it makes per second this number of rotations. So in 1 second, how many number of rotations? 3 upon pi. So it means this frequency is given. What is given? Frequency. So omega x is 2 pi f. So 2 pi f means 3 upon pi, cancel. So omega is 6. Okay. Radian per second you can take. Okay. And okay. And it is asking the tension. So प्यारे बच्चों, tension you take, this is the tension. So you make tension also I made in this. So you take this component and this component of tension. So this component of tension will be, if this angle theta, so this also will be theta. This will be t cos theta. This will be t sin theta. Okay. But downward force will be m into g. Okay. Outward force will be mr omega square. Mr omega square. Outward force will be this. Okay. mr omega square. This is the centrifugal force. So now you make the balancing here. So t sin theta will balance this mr omega square. Now I will solve this. You check m. How much this r? This r from here to here. So this is L. So definitely this r will be what? From here to here. This distance is small r. So this will be L sin theta. This distance we obtained here. So r means L sin theta. Okay, omega square. Omega is already given. This is 36. So प्यारे बच्चों, this is t sin theta. So sin theta will be cancelled by this. So this will be 36 into m into L. So before the ml, what is coming? 36. So correct option will be here 36. 36 is the correct answer. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और रेक्टेंगुलर प्लेट में जो साइड है इसका ए है और बी है और इसका मास है जिसका मास वेरी कर रहा है। लीजिए जी, ये मास डेंसिटी दे रखी है इसकी और मास डेंसिटी दे रखी है इसकी। तो आप कहीं ना कहीं देख ही रहे होंगे, इसमें एरिया का डिवाइड लग रहा है क्योंकि ये जो ग्राफ डायग्राम दे रखा है इसमें ये वाली लेंथ है, एक लेंथ इसकी विड्थ है और एक इसकी लेंथ है। ओके, दोनों साइड इसकी ए और बी हैं। तो एरिया का डिवाइड लगने पे ये जो मास डेंसिटी आ रही है ये एरिया मास डेंसिटी आ रही है। तो ऑब्वियसली ये जो वेरी कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे तो कोई भी वेरिएशन नहीं दे रखा डेंसिटी में। सो दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में ही होगा, इस जगह पे। तो वाई एक्सिस पर अगर इसका सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं तो ये लाइन ले लीजिए, कहीं इस पे ही कहीं होगा, या तो यहां हो या कहीं पे भी हो। तो मान के चलो ये तो क्लियर हो गया ना, वाई सी ओ एम तो क्लियर है कि ये तो b/2 ही रहने वाला है। अब हमें पता करना है एक्स सी ओ एम।
कितना एक्स पे, इधर जाके या इधर जाके या इधर जाके, कहां पे, क्योंकि एक्स पे वेरी कर रही है डेंसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स डी एम अपॉन डी एम, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया। चलिए जी, एक्स और ये मास है, ये मास एक एलिमेंट का मास है, और एलिमेंट हम किस तरीके से लेंगे, यहां से जाइए जरा एक्स डिस्टेंस पे, और ये यहां से एक कट करिए एलिमेंट, एक्स एक्सिस पे एलिमेंट ये ले लीजिए dx। तो जरा इसका एरिया निकालिए, कितना हो गया, इसका एरिया है b इंटू डी एक्स, और इसकी डेंसिटी, मास डेंसिटी इसकी दे रखी है ये एरियल मास डेंसिटी सिग्मा। तो मैं इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, न्यू दिस एक्स अपॉन ए बी अपॉन में, जरा देखिए ये मास फिर इस एलिमेंट का मास आ गया, तो एरिया देखिए इस एलिमेंट का ये है, एरिया इस एलिमेंट का ये है। सो जरा एरिया, यहां से मैं इसको x नहीं लिखूंगा, इसको यहां पे लिखूंगा b dx। एरिया, एरियल डेंसिटी गिवन दिस मच, सो दिस इज द एरिया ऑफ एलिमेंट। तो यहां से सारे कांस्टेंट को अगर हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ये b इसको कैंसिल करेगा, सिग्मा नॉट इसको कैंसिल करेगा, ओके, ये ए बी इसको कैंसिल करेगा। सो कांस्टेंट को कैंसिल कर लिया। अब जरा देखिए ऊपर इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है, दो एक्स हैं ऊपर, एक ये एक ये। अब नीचे जो आ रहा है वो है एक्स डी एक्स, तो इसको एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखेंगे। और आपको बता दूं ये इंटीग्रेशन कहां से कहां जा रहा है, ये इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से लेके b तक, यहां से चलेगा x इक्वल टू 0 से यहां तक x इक्वल टू b तक इंटीग्रेशन, ऐसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये भी 0 से b तक चलेगा। सो जरा इसे सॉल्व करने पे आप पाओगे b क्यूब अपॉन 3 b स्क्वायर अपॉन 2, ओके। सो यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2b अपॉन 3, 2b अपॉन 3, ये XCOM आ गया। तो YCOM b/2, XCOM 2b/3। सो ऑप्शन यहां से क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा 1, यही आपका आंसर है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क का दे रखा है, डायमीटर के अलोंग 2.5 टाइम्स हायर देन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। जरा देखिए ये हो गया डिस्क, ये हो गया रिंग, ये हो गया स्फीयर, ओके। सो इसकी रेडियस डिस्क की हम ले लेते हैं r1, इसकी रेडियस ले लेते हैं r2, इसकी रेडियस ले लेते हैं r3। मास सबके सब बराबर है, इस क्वेश्चन में गिवन है। तो जरा देखिए यहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताया जा रहा है डिस्क का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का डायमीटर के अलोंग, ओके। ये बता रहे हैं ये 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स मतलब होता है 5/2। अगले स्टेप में लिखेंगे ये किसके मूवमेंट ऑफ, रिंग के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, रिंग को मैं 2 से डिनोट कर रहा हूं। तो जरा mr²/4 ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का डायमीटर के अलोंग, ये 5/2 हम यहां पे लेंगे, ये रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो mr²/2 हो जाता है, तो 4 कैंसिल यहां पे इसको करेगा, m से m कैंसिल होगा। जरा देखिए r1²/r2² आ जाएगा आपका 5। अब जरा देखिए दूसरा केस, इसमें कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अलोंग। सो डायमीटर के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr3², क्योंकि ये रेडियस आ रहा है स्फीयर की, ये स्फीयर है जी और ये रिंग है। अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको बता रहा है ये ऐसे ही रोटेट कर रहा है डायमीटर के अलोंग, ये भी, और ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया n टाइम्स है किसके, रिंग के, n टाइम्स ऑफ रिंग, ये रही रिंग, और इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग ये होगा m
R2 स्क्वायर बाई 2। तो जरा देखिए एम एम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, और जहां पे कह रखा है कि इसकी जो रेडियस है वो डिस्क की रेडियस के बराबर है, तो जो R3 है वो R1 के बराबर है। तो यहां से 2/5 R3 को R1 लिख दीजिए, एन जरा देखिए R2 स्क्वायर बाई 2। मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, यहां पे कितना दे रखा है जरा देखिए, ये इसको 4 लिखिए यहाँ पे और इसको 5 लिखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाइए इस टू को इधर ले जाइए, 4/5 यहाँ पे बचेगा n, 4/5, और R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर हम यहां से लिख देंगे 5 लिख देंगे, यहां से कैंसिल करिए तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। यही आपका आंसर है। सो n इक्वल टू आ गया 4। दैट्स इट। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे दो आयरन सॉलिड डिस्क हैं, एक ये वाली डिस्क एक ये वाली डिस्क। अब इसको कह रहा है कि एक की रेडियस R1 है, दोनों की थिकनेस तो सेम ही रहेगी, और इसकी रेडियस R2 है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 हो रहे हैं, इसका I1 और इसका I2। रेशियो पूछ रहा है जी I1 I2 का, ये रेशियो बता दो। तो पहले रेशियो में आपको बता दूं, एक तो इसमें ये नहीं बताया कि किसके अबाउट। अब कोई भी एक्सिस ले लेते हैं, तो मैं तो यही ले लेता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, m1 r1 स्क्वायर बाई 2। ये डिस्क है ना, ये क्या रहता है m1 r2 स्क्वायर बाई 2। यहां से कैंसिल मारो, बट हमें यहाँ पे मास पता नहीं है। R1 R2 यहां से पता है कि ये कितने दे रखे हैं। चलिए जरा कुछ जुगाड़ निकालेंगे R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर में से। तो मास क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया कर दीजिए। एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। सिमिलरली डेंसिटी इंटू एरिया R2 स्क्वायर। ओके, सो यहां से R1 स्क्वायर ऑलरेडी, यहां से R2 स्क्वायर ऑलरेडी, तो यहां से इसे कैंसिल मारिए। जरा देखिए R1 अपॉन R2, इस पे पावर हो जाएगी 4। जरा R2 को देखिए कितने के बराबर है, R2 है 2R के बराबर, तो 2R1 के बराबर। सो R1 अपॉन 2R1, इसको यहां से 4 पावर करिए इसकी, तो R1 से कैंसिल हो जाएगा, R1 हो रहा है ये 1/16। सो 1/16, जरा देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इसका रेशियो होगा 1/x। लो जी 1/16 को कह रहा है 1/x, तो जी x के बराबर कितना आ रहा है 16, तो 16 का ये हो गया 16 इसका आंसर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है माउंटेन्स के टॉप पे, जबकि बेस पे वो कम होता है। तो इसका रीजन भी दे रखा है, रीजन बोला जा रहा है यहाँ पे, रीजन बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिक्रीज होता है जब एक्सीलरेशन की वैल्यू है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होता है। तो जरा देखते हैं इसको। प्यारे बच्चों टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t इक्वल्स टू 2π√L/g। लेकिन हाइट पे जाते हैं तो g की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, उसके लिए ये एक रिलेशन आता है। ओके, यहां पे r ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है। अब जरा देखिए अगर हाइट बढ़ेगी, यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, अगर हम माउंटेन्स पे ऊपर जाएंगे तो h की वैल्यू बढ़ती है, तो h की वैल्यू बढ़ने पे g डैश की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब g डैश यहाँ पे डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली t बढ़ेगा, तो ये t बढ़ता है। तो वही इसमें कह रहा है कि जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि ग्रेविटी घटेगी, और इसका वाइस वर्सा भी उतना ही सही है, टाइम पीरियड घटेगा जब ग्रेविटी बढ़ेगी। ओके, तो इसका रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, दोनों सही है और
और इसका ऑप्शन बनेगा 2। अरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक आपको पेंडुलम दे रखा है और ये पेंडुलम इस हाइट से ड्रॉप किया जाता है। ओके ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो r दे रखा है जी। तो ये हो जाएगा r cos थीटा लेंथ, r cos थीटा 60 डिग्री, जिसको हम r/2 कह सकते हैं। तो बची कुची ये लेंथ भी r/2 ही होगी। ओके, तो जब ये ड्रॉप करते हैं तो ये a यहां पे आ जाता है। ओके, तो जब ये a यहां पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं इस वेलोसिटी को अभी u ले लेता हूं। ओके, तो जरा देखिए कंप्लीट 8, यहां पे अगर इसे रेफरेंस लेते हैं तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh फॉर्मूले से, h यहाँ पे r/2 है, h फॉर्मूले से ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो ये कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ m/u², मैंने इसको नाम दिया वेलोसिटी को। तो जरा इससे ये कैंसिल करेंगे, m से m कैंसिल करेंगे, तो जब ये इससे टकराएगा, बॉब ए बी से टकराएगा, तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी rg। तो मैं इसको कह देता हूं इक्वेशन 1। अब ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक है जी। इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, मान के चलो ये फॉर्मूला आया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, इसके रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जरा देखिए ये फॉर्मूला यहां से यूज करना है। तो जब ये टकरा रहा है तब इसकी वेलोसिटी ये वाली r√rg हमने निकाली हुई है, पर लेकिन ये b दूसरा वाला ये रेस्ट में रखा हुआ है। अब फाइनल v2 वेलोसिटी हमें नहीं पता, बॉब बी की वेलोसिटी नहीं पता। ओके, तो बॉब बी की वेलोसिटी को अभी मैं यहां पर नाम दे देता हूं b। ओके, और हमें नहीं पता कि टकराने के बाद इस a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो यहां से इक्वेशन 1 बनेगा। अब जरा देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, टकराने से जस्ट पहले बॉब ए की जो ए का जो मोमेंटम था वो था मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इससे लेंगे तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो यहां से वेलोसिटी इसकी √rg है जस्ट टकराने से पहले, और जबकि बॉब बी रेस्ट में है जिसका मोमेंटम 0 होगा। तो अब टकराने के बाद इसका बॉब ए का मोमेंटम हो गया va, और टकराने के बाद बी का मोमेंटम हो जाएगा m/2 vb। तो जरा देखिए यहां से m ये m ले लेंगे, यहां से कैंसिल करेंगे, और √rg विल बी इक्वल टू va प्लस vb/2। अब यहां से bb क्या हम पुट कर सकते हैं, vb जो होगा वो क्या होगा √rg प्लस va। तो यहां पे पुट कर दीजिए इसे। तो vb को पुट करने पे आप देखोगे √rg इक्वल टू va, vb हो रहा है, vb यहां पे हो रहा है √rg प्लस va, और ये डिवाइड बाई 2 हो रहा है। जरा दो का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2rg प्लस 2va प्लस √rg प्लस va। जरा यहां से इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए, तो ये जो rg लेफ्ट में जाएगा तो √rg बचेगा, और यहां पे ये हो जाएगा 3va। तो कुल मिला के जो बॉब ए है टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √rg/3। इस तरीके से जो ऑप्शन आया वो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा 1। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन x y z। तो ये ऑरिजिन है यहां से और कोई पार्टिकल ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 1 1। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो आएगा,
ओके, वो आई कैप जे कैप प्लस के कैप रहेगा। ओके, और इस पार्टिकल पे फोर्स जो लगाया है वो इतना लगाया जाता है, तो फोर्स भी पता चल गया, आई कैप माइनस जे कैप के कैप। अब ये टॉर्क पूछा जाता है जी, टॉर्क। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। पहले टॉर्क पता करो। टॉर्क के लिए ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। अब जरा वन 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 -1, सो पहले ये वन, ये फोर्स के एलिमेंट है यहाँ पे, ये नीचे वाले फोर्स के एलिमेंट, ऊपर वाले डिस्टेंस के एलिमेंट। तो अब जरा देखिए आई आई, अब जरा आई वाले कॉलम को इसको और इसको बंद करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करते हैं, तो 1 + 1 माइनस जे करेंगे। अब ये रो जे वाला कॉलम बंद करो, बचे कुछ एलिमेंट का आपस में क्रॉस करेंगे, 1 - 1 प्लस के। अब जरा के को बंद करो, रो को और कॉलम को। अब जरा इनका टॉप लेफ्ट से शुरू करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 और इसका मल्टीप्लाई +1, और ऑलवेज हमेशा माइनस रहता है फॉर्मूले में। तो जरा देखेंगे तो ये आ गया 2i कैप -0, ओके, -2k कैप। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड रहेगा 2² + 2², 4 और 4 8 आया, सो 2√2 विल बी द आंसर। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक करी है, वो ये है कि यहां पे पूछा जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। तो ये टॉर्क, ओके, इन जेड डायरेक्शन, सो जेड डायरेक्शन में ये -2k कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 2। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर ना 2 आएगा, तो इसका आंसर ये वाला नहीं है। ओके, आंसर इसका 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, सबके मास सेम होंगे और 1 डायमेंशनल मोशन में है सभी, और इनकी वेलोसिटीज भी दे रखी है। ये 5 से चल रहा है, ये 2 से है और ये 4 से है। अब जरा देखिए, जब इनमें कोलिजन होगा तब ए की वेलोसिटी 4 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी और सी की 5 हो जाएगी, इनकी फाइनल वेलोसिटीज होंगी। तो इसका रीजन भी दे रखा है कि ऐसा क्यों होगा। इसमें बोला है कि सभी आइडेंटिकल, जब कोई दो आइडेंटिकल मासेस आपस में इलास्टिक कोलिजन करते हैं तब उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। सच बात बोली है, बिल्कुल सही बोली है। अब जरा देखेंगे कि ये जो रीजन यहाँ पे फिट बैठता है कि नहीं। अब ये वाला मास है, इसकी वेलोसिटी 5 है, ओके। अब ये बी से टकरा रहा है, तो बी से जब टकराएगा और बी ऑलरेडी 2 से चल रहा है, तो टकराने पे ऑब्वियसली ये ए टकराएगा ही क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी है। तो टकराने पे इनकी वेलोसिटी हो जाएंगी एक्सचेंज। एक्सचेंज किस तरीके से होंगी, ए ये रहेगा, बी ये रहेगा, ओके। तो जब ये ए इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 और बी इधर जाएगा तो इसकी हो जाएगी 5, सो ए बी। अब बी का नंबर आएगा टकराने का, बी किससे टकराएगा, ये वाला बी जिसकी 5 वेलोसिटी हो चुकी है, ये बी टकराएगा अब सी से, ओके। जब ये सी से टकराएगा जो कि ऑलरेडी 4 से चल रहा है, ओके, तो जब से सी से टकराएगा तो अब आपस में इन दोनों की एक्सचेंज हो जाएंगी वेलोसिटीज। तो जरा देखिए, ये बी ले लेगा 4 उसी डायरेक्शन में और ये सी ले लेगा 5 उसी डायरेक्शन में। तो जरा देखिए, आंसर वही तो कह रहा है कि ए की वेलोसिटी तो यहां पे 2 हो जाएगी। देखिए, ए की वेलोसिटी 2 हो जाएगी, जरा देखिए, ए की वेलोसिटी 2 हो जाएगी। देखो गलत बोल रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, बी की वेलोसिटी यहां से 4 हो जाएगी, बी की वेलोसिटी 4 हो जाएगी, ए की गलत है, बी की गलत है, और सी की वेलोसिटी 5 हो जाएगी। ये सी की वेलोसिटी यहां पे सही दे रखी है, सी की वेलोसिटी बिल्कुल सही दे रखी है। तो अब जरा देखिए,
ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग इसमें बोल रहा है कि ए एंड आर ट्रू। नहीं जी, ए तो ट्रू है ही नहीं ना, ये बात तो एसर्शन की गलती है ना, ये इनकी वेलोसिटी इतनी कहाँ हो रही, तो लेकिन रीजन सही है। तो पहला पहला तो ये फॉल्स है, बट रीजन सही है, तो आंसर बनेगा 4। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 इक्वल मासेज हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं, जिसकी साइड ए है। तो जी इसकी साइड ए दे रखी है। अब जरा देखिए, जब वो स्टार्टिंग में 0 टाइम पे, जिनकी इनिशियल वेलोसिटी वी ए वी बी वी सी है, जिनकी डायरेक्शन भी दे रखी है, ए से सी, इधर सी से बी, बी से ए, और 3 मासेस इंटरेक्ट ग्रेविटेशनली। जब वो 3 मासेस ग्रेविटेशनली आपस में मिलते हैं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एंगुलर मूवमेंट ऑफ सिस्टम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इंटरनल फोर्स। ये तीनों ग्रेविटेशन के कारण एक जगह पे मिल रहे हैं, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो ही फाइनल में होगा। तो हम इनिशियल निकाल लेंगे, फाइनल में पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मिलेंगे किस कदर? मिलेंगे इस कदर कि ये घूमते हुए भैया यूं आ जाएगा, ये घूमते हुए यूं आ जाएगा, और ये ऐसे मिल जाएगा। ये तीनों मिलेंगे। ओके, क्योंकि ये इधर जा रहा है v, तो ये इधर घूमते हुए मिलेगा। ये a इधर जा रहा है, a इधर घूमते हुए मिलेगा, और ये b जा रहा है, b इधर घूमते हुए मिलेगा, यहां से यूं। ये तीनों इस पॉइंट में मिलेंगे। तो जरा देखिए, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कैसे बताएंगे जी? तो अगर हमने फाइनल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का निकाल लिया, वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल का होगा, और उसका 3 गुना कर देंगे, क्योंकि सभी पार्टिकल आइडेंटिकल। तो एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, मैं कह रहा हूं सी का निकाल लीजिए। तो सी तो देखो जी इधर जा रहा है ना, सी इधर साइड में जा रहा है, सी इधर साइड में। अब सी इधर साइड में जा रहा है, तो ये हाइट पता करो, क्योंकि इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। तो यहां से हाइट पता करने के लिए पहले तो हमें यही डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस मान के चलो, ये तो a/2 हो जाएगी, आधी हाइट बीच में से ले रहा है। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, इक्विलेटरल में 60 होता है ना, उसका आधा हो गया। अब जरा देखिए, ये वाली हाइट पता कर लो। चलो जी, 10 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहां से आर आया क्या? 1/√3, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a और यहाँ पे 2। तो ये पता चल गया, ये वाली r पता चल गई, a/2√3। अब जरा देखिए, यहाँ का एंगुलर मोमेंटम होगा mv r परपेंडिकुलर। ये एक पार्टिकल है ना c वाला, इसका, और सेम एंगुलर मोमेंटम होगा तीनों पार्टिकल का, मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं ना सभी लोग, ये सभी पार्टिकल। तो इनका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो तीनों डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो मास हो गया, वेलोसिटी vo दे रखी है, r परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया a/2√3, और ये 3 हो गया। तो यहां से तो ये √3 टाइम्स कटेगा, सो √3/2 a/mv0। प्यारे बच्चों, ये होगा आंसर। जरा देखिए मैचिंग किससे हो रही है, a/mv0। आंसर हो गया इसका ऑप्शन 3। तो इस तरीके से रोटेशनल मोशन चैप्टर के 2025 जनवरी में जो भी जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं, और इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो सभी जो लर्नर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके पास हम लाते रहें। थैंक यू सो मच।